नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे जी। साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को जी। आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आज महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जो एक याचिका उनके पास लंबित पड़ी थी कि शिवसेना के टूटे हुए ग्रुप यानी कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप के कुछ सदस्यों को 16 विधानसभा सदस्यों को वो अयोग्य घोषित कर दें। जी। उसके बारे में उन्होंने आज एक फैसला दे दिया। फैसले में जैसे कि कई लोग उम्मीद जता रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये विभाजन बिल्कुल सही था और एकनाथ शिंदे और उनके कुछ साथियों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? देखिए, एक तो इस बात तो मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष के कुछ लोगों को, उद्धव गुट को या किसी भी गैर भाजपा शक्ति को इस बात की उम्मीद थी कि विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के गुट के इन 16 विधायकों को अयोग्य भी ठहरा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक तरह की राजनीतिक नादानी, ये उम्मीद करना ही अपने आप में एक राजनीतिक नादानी थी। और जैसे-जैसे फैसले का समय नजदीक आता गया, वैसे-वैसे विधानसभा अध्यक्ष का रंग भी साफ होता चला गया। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री आवास पे जाकर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की और इस चीज को उद्धव ठाकरे ने भी नोट किया और उन्होंने इस पे अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। ये लगभग पहले से तय था कि फैसला क्या होने वाला है। वो फैसला कैसे सुनाते हैं, किन नजीरों का हवाला देते हैं, उन्होंने मुख्य तौर पर चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था, जब उन्होंने शिंदे गुट को मान्यता दे दी थी, तो उस फैसले के आधार पे ही उन्होंने अपने पूरे फैसले को बनाया है, पहली नजर में ऐसा लगता है। अच्छा, अब महाराष्ट्र की राजनीति काफी पेचीदा है। इसको केवल उद्धव ठाकरे के गुट को लगा हुआ झटका या उद्धव ठाकरे की पराजय के रूप में नहीं देखा जा सकता। निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, उस कानूनी लड़ाई को एक बड़ा धक्का लगा है। अभी भी उनके सामने एक विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हलफनामा दायर करके विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं और कानूनी लड़ाई थोड़ी-सी और आगे चलेगी। लेकिन अब देखिए, समय बहुत कम रह गया है विधानसभा में। 2024 के अभी लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के चुनाव में जनता अपना फैसला सुना देगी, जो कि सबसे बड़ा फैसला होगा कि दरअसल वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का उत्तराधिकारी किसे मानती है, वो एकनाथ शिंदे को मानती है या उद्धव ठाकरे को मानती है। लोकसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होना ही है साल के अंत में, तो उसमें भी एक बार फिर से ये तय होगा। बहरहाल स्थिति ये है कि इस फैसले अगर ये फैसला, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता तो क्या होता? अगर ये फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता। तो वो कौन होता? क्या वो फडणवीस होते, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो नई पेचीदा राजनीति है उसके तहत उन्हें मजबूरी में काफी ग्लानि के साथ ही उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। ये अजित पवार होते हैं, जो कि शरद पवार का साथ छोड़कर महायुति में आए हैं। कौन होता मुख्यमंत्री? इस बात की कल्पना भी करना मुश्किल है कि फडणवीस मुख्यमंत्री होते या अजित पवार मुख्यमंत्री होते, लेकिन इस बात की कल्पना जरूर की जा सकती है कि जो फैसला हुआ है उससे अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से समाप्त हो गई हैं। मेरा विचार है कि इस वक्त अजित पवार काफी निराश होंगे और उनकी निराशा का निकट भविष्य में या थोड़ा सा कुछ महीने चलकर कुछ और भी परिणाम निकल सकता है। मतलब वो केवल उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं इस सरकार में आए थे, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार में आए थे और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी छिपाया भी नहीं। एक ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फिर से एक पलटी खाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति आपको दिखाई पड़े और अजित पवार अपने साथियों को लेकर दोबारा शरद पवार के अपने चाचा के पास चले जाए। तो ये जो परिस्थिति है, उसके बाद में फिर वहां पर केवल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ही रह जाएगी महायुति में और महाविकास अघाड़ी फिर से एक दूसरी स्थिति, बहुत मजबूत स्थिति में हो जाए। ये भी घटित, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा घटित होगा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है। दूसरे, इस वक्त
फडणवीस के दिल पे क्या गुजर रही होगी, इसको भी सोचने की जरूरत है। फडणवीस तो शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़े थे, और वो मुख्यमंत्री बन भी सकते थे अगर उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। लेकिन जब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की मदद से मुख्यमंत्री सरकार में आ गई, उसके बाद फिर शिवसेना को तोड़ा गया ताकि सरकार उसे छीनी जा सके, और उस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि फडणवीस के हाथ से मुख्यमंत्री पद निकल गया। अब मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा बहुत गहराइयों में दबी हुई है फडणवीस की। अगर किसी तरीके से एक नाथ शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री तो छिन जाता, तब कम से कम एक संभावना बन सकती थी कि भाई उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता, या सरकार में उनकी हैसियत कुछ और बढ़ती, उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो भी होता। तो ये सारी बहुत पेचीदा किस्म की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि इस फैसले से केवल शिवसेना को ही धक्का लगा है, इस फैसले से कई लोगों को धक्का लगा है, और जैसे ही आप इस फैसले के उलट फैसले की कल्पना करते हैं, तब आपकी समझ में आने लगता है कि किन किन लोगों को, कौन कौन लोग इस फैसले से आहत हुए होंगे। लेकिन अगर राहुल नार्वेकर को यही फैसला करना था, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो बहुत पहले कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक डेडलाइन दी, आज उसकी आखिरी तारीख थी, उस दिन उन्होंने फैसला किया। तो मेरे मन में सवाल आते कि क्या ये नार्वेकर का जो निर्णय है, वो एकनाथ शिंदे और नार्वेकर की राजनीति का खेल है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं कुछ पीछे छूट गई? नहीं, निश्चित रूप से मुझे तो लगता है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और नार्वेकर की मुलाकात, राहुल नार्वेकर की मुलाकातें हुई हैं, और जिस तरह से उस फैसले को पहले लटकाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके लिए डेडलाइन तय की, आखिरी समय सीमा तय की, उसके बाद ये फैसला आया, उससे तो लगता है कि शिंदे और नार्वेकर के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब वो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कम से कम नार्वेकर को ये बताना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री से 2 बार क्यों मिले, और फैसला देने के कुछ कुछ ही समय रह गया, उसके बाद लगातार उनकी 2 मुलाकातें कुछ ना कुछ तो कहती हैं। इस बात ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पता होगा कि उनकी मुलाकातें क्यों हुई। क्योंकि देखिए, टीवी पे जो नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी जश्न मनाते हुए नहीं देखे जा रहे हैं। उसके अंदर केवल एकनाथ शिंदे गुट ही जश्न मना रहा है। उद्धव गुट तो जश्न नहीं मना सकता, उसके लिए तो दुःख का विषय है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही हो, ऐसा नहीं है कि अजित पवार का गुट जश्न मना रहा हो कि अब उनकी सरकार स्थिर है, उनके बनाए हुए मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस बात पे खुशी वो दिखाते हैं। क्योंकि ये एनसीपी के टूटे हुए गुट जो अजित पवार के नेतृत्व में गया, उसको भी झटका है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी माने या न माने, भारतीय जनता पार्टी को भी एक झटका है। एक तरीके से जो दल बदल विधेयक कानून बना था, जिसमें कि काफ़ी सख्त नियम लागू किए गए थे, उसके लिए भी झटका है, क्योंकि ये दिखाता है कि अगर आपके पास विधानसभा अध्यक्ष का समर्थन है, तो आप मनमाने तरीके से अपने पक्ष में फैसले करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो देखिए, ये साफ भारतीय मनमाना लोकतंत्र लगता के है। इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष जिधर होता है, वो पक्ष बहुत मजबूत होता है, वो बहुत सब कुछ भी कर सकता है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, और ये कई बार होता है। ये जो दलबदल विरोधी कानून है, दल बदल कानून प्रभावी नहीं है। ये कोई लोकतंत्र को बहुत समृद्ध करने वाला कानून नहीं साबित हुआ है। इसकी कमियों के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। आज एक और घटना घटी। कांग्रेस ने काफ़ी एक तरीके से शायद ऊहापोह के बाद एक फैसला किया कि उसके जो बड़े नेता हैं, वो 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं जाएँगे। आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने ये फैसला तो उसका ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन कांग्रेस का ऊहापोह मुझे ताज्जुब में डालने वाला था। तो कांग्रेस दुविधा में क्यों थी? आप देखिए, कांग्रेस से ज्यादा दिमाग साफ तो शंकराचार्यों का था। शंकराचार्यों ने बहुत पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि राम मंदिर का ये जो तथाकथित राम मंदिर की तथाकथित प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो उससे धार्मिक दृष्टि से सहमत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और उन्होंने साफ कहा कि हम वहां ताली बजाने के लिए जाएंगे क्या? तो वो खुद जाने के लिए वहां तैयार नहीं थे। शंकराचार्यों की हिंदू धर्म में बहुत बड़ी हैसियत होती है। उनसे ज्यादा बड़ा कोई पुरोहित नहीं माना जाता, उससे बड़ा धर्मगुरु कोई नहीं माना जाता है हिंदू धर्म में। और जब वो सिलसिलेवार इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आलोचना पेश कर रहे हैं, तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने फंदे में फंसा रही थी निमंत्रण देकर, उनको तो बहुत शुरू से ही शंकराचार्यों ने जो स्टैंड लिया है, उस स्टैंड का हवाला देते हुए कहना चाहिए था, जो शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम
को खारिज कर दिया है, तो हम कौन होते हैं वहां जाने वाले? इसका सीधा मतलब ये है कि इस कार्यक्रम का धर्म से कोई संबंध नहीं है, इस कार्यक्रम का भगवान रामचंद्र से कोई संबंध नहीं है। शंकराचार्यों ने तो उनके लिए राह सुगम कर दी थी, और उस सुगम राह को भी इन लोगों ने बहुत तेज जल्द फटाफट नहीं समझा, और उसका राजनीतिक इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए था अपने पक्ष में। अगर ये शंकराचार्यों का हवाला देकर पहले ही इस निमंत्रण पत्र को खारिज कर सकते थे। क्या इससे जो राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम होने वाला है अ, उसपे जो एक मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, उस पे थोड़ा उसको पे वो हल्का हुआ है? मतलब राजनीतिक नहीं, फ़ायदा वो भारतीय कम हो जनता सकता है? पार्टी कोई असर नहीं पड़ता कि शंकराचार्य वहां जाए या ना जाए। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस वहां जाए ना जाए, विपक्ष के लोग जाए ना जाए, भाजपा में कोई असर नहीं। देखिए, उन लोगों की एक राजनीतिक परियोजना है, और जो राम मंदिर के पुराने महारथी थे, विनय कटियार हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे उमा भारती हों, चाहे साध्वी रितंबरा हों, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हों, ये सब भी इस कार्यक्रम में या तो दूसरी, तीसरी या चौथी या पांचवी हैसियत में होंगे या नहीं आएंगे। इन लोगों का तो, उमा भारती का, विनय कटियार का तो नाम तक नहीं सुना जा रहा। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी कम से कम नाम सुना जा रहा है, बाकी लोगों का तो नाम तक नहीं सुना जा रहा है। देखिए, इस कार्यक्रम के सिरमौर नरेंद्र मोदी, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत ही कमतर हैसियत है। पहले वहां अयोध्या में जो पोस्टर लगे थे, उसमें दोनों की तस्वीरें थी, बाद में वो पोस्टर हटवा दिए गए। अब जो पोस्टर लगे हैं उसमें केवल नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के खातिर बिल्कुल अपने अग्रभूमि में रखना चाहते हैं अपने चेहरे को। वो नहीं चाहते कि उनके आसपास उनका श्रेय बांटने के लिए कोई और चेहरा हो, भले ही वो उनके प्रति वफादार हो या वफादार ना हो। तो ये इस मामले में उन लोगों का दिमाग बिल्कुल साफ है, और इस बात को एक धार्मिक मुहावरे में, एक बहुत ही अजीब तरह के और आपत्तिजनक किस्म के धार्मिक मुहावरे में चंपत राय ने पहले ही कह दिया था कि भाई वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए किसी भी किस्म की कोई कर्मकांडी आपत्ति हो तो उसको खारिज किया जा सकता है। मनुष्य वो है ही नहीं। शंकराचार्यों की आपत्ति तो मनुष्यों के बारे में है। वो तो जो आदमी स्वयं अवतारी पुरुष है, राम भी भगवान विष्णु के अवतार थे और नरेंद्र मोदी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक अवतार दूसरे अवतार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हुई? जिसको आपत्ति होगी उसकी आपत्ति होती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर। तो वो तो पूरा इस तरह का, देखिए, बहुत दिनों से कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी को एक दैवी पुरुष के रूप में स्थापित किया जाए। ये वो मौका है जब नरेंद्र मोदी को दैवी पुरुष के रूप में स्थापित होने की विधिवत शुरुआत हो रही है। यानी हमारे और आपके जैसे जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर जो वैष्णव धर्म की जो आचार संहिताएं हैं लागू होती हैं, वो भगवान विष्णु के अवतार पर लागू नहीं हो सकती। इसलिए नरेंद्र मोदी सारे नियमों, कानूनों, सारी धर्म विधियों, सारी परंपराओं, सारी संहिताओं से ऊपर है। ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना, वो हवा में उड़ रहे हैं तेजस के साथ में, वो समुद्र के अंदर, लक्षद्वीप में समुद्र के भीतर जा रहे हैं, वो पर्वतों पर तपस्या कर रहे हैं, वो कभी गेरुआ वस्त्र से तपस्या करते हैं, कभी सफेद वस्त्र पहन के तपस्या करते हैं। पहले उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन के गुफा में तपस्या की थी, फिर उनको संतोष नहीं हुआ तो उनकी सफेद वस्त्र पहन के भी तपस्या कर लेते हैं, उसका भी फोटो शूट हुआ। फिर तेजस विमान के साथ में बाकायदा पायलट की, वो अब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास में बाथेर दावी में जिस नायक का जिक्र किया है, वो एम्फीबियस है, यानी उभयचारी, वो जल और थल के ऊपर समान गति से चलता है। नरेंद्र मोदी उससे भी आगे हैं, वो जल, थल और वायु में भी समान गति रखते हैं। ये जो उनको दैवीय रूप देने की कोशिश है, क्या जनता में उसका काफ़ी समर्थन है? बहुत सारे लोग तो समझते हैं, पर बहुत सारे ये लोग सब नहीं देखिए, समझते। ये बाद में आप आकलन करते रहिए समर्थन है या नहीं है। अभी तो वो परियोजना चल रही है, उनको स्थापित करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचता है? अगर 2024 के चुनाव में वो उसी भव्य तरीके से जीते, जिस भव्य तरीके से 2029 में जीते थे, तो उनके मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे। 2024 का जो के संदर्भ में जो इंडिया जो तैयारी है, उसमें कांग्रेस कई सारे दलों से बातचीत कर रही है। क्या आप उसे एक सही दिशा में बढ़ती हुई प्रगति की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि
चुनाव जीतने के लिए अंकगणित साधना भी ज़रूरी होता है और रसायन शास्त्र साधना भी ज़रूरी है। मैथमेटिक्स भी चाहिए और केमिस्ट्री भी चाहिए। जो तालमेल है, वो मैथमेटिक्स हासिल करने की कोशिश है और मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स इंडिया गठबंधन हासिल कर लेगा देर सवेर। प्रश्न ये है कि वो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री हासिल करने के लिए क्या कर रहा है। ये काम होते हुए हमें नहीं दिखा है। ये काम न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने से शुरू हो सकता था। ये अभी तक नहीं आया है सामने का। क्या आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र के गठबंधन को हम सही दिशा में मान सकते हैं? खासतौर पे वहां पर काफी सकारात्मक तरीके से बातें आई। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर अभी काफी पेच फंसा हुआ दिखता है। तो आप किस पे क्या टिप्पणी? देखिए, इस तरह के गठबंधन बनाना हमेशा ही मुश्किल होता है, तो इसमें पेच तो फंसना लाजमी है। लेकिन जगह-जगह देखिए इन तमाम पेचों का निराकरण भी हो रहा है, पेचों को ठीक भी किया जा रहा है और गठबंधन हो भी रहे हैं। तो 15 से 20 जनवरी तक आप देखिएगा सारे गठबंधन जितने होने हैं हो जाएंगे। जो नहीं होंगे उसके बाद भी 10-12 दिन का समय रहेगा, वो भी गठबंधन होते जाएंगे। कुछ गठबंधन बिल्कुल आखिरी वक्त में भी होंगे। तो मुझे यकीन है कि जो गणित हासिल करना चाहता था इंडिया गठबंधन, वो गणित तो वो हासिल कर ले। एक आध अपवाद को छोड़कर बाकी 95% मामलों में परिस्थितियों में वो गणित तैयार हो जाएगा। यानी भाजपा के प्रत्याशियों के मुकाबले एक विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी खड़ा करने का जो गणित है, वो गणित हासिल हो जाएगा। लेकिन वो प्रत्याशी किस नैरेटिव के आधार पर वोटरों से वोट की मांग करेगा। भाई वो कहेगा भाई ये सरकार नाकाम है, इसने महंगाई नहीं रोक पाई, इसने बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई, वगैरह वगैरह झूठे आंकड़े देती है सरकार, ये झूठ बोलती है, चीन से इसने मार खा ली है सरकार ने, वगैरह वगैरह ये सारी बातें वो कहेंगे। लेकिन इन सारी बातों को कहने के लिए जो नैरेटिव बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि सरकार को आप आंकड़े फेंक के नहीं हरा सकते। अब महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े फेंक के और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, दाल महंगी हो रही है, प्याज महंगा हो गया है, ये आंकड़े फेंक के नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते आप। इन आंकड़ों के आधार पर जो आप एक वैकल्पिक और समांतर कहानी सुना सकते थे देश की जनता को, समांतर दावेदारियां कर सकते थे, वो अभी नहीं शुरू हुई। लेकिन क्या जो आपने कहा कि एक भाजपा के उम्मीदवार के सामने विपक्ष या इंडिया गठबंधन अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश में वो लक्ष्य हासिल हो सकता है? क्योंकि वहां बहुजन समाज पार्टी और अगर समाजवादी उत्तर पार्टी प्रदेश में लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो विपक्ष को बहुत मार लगेगी। उत्तर प्रदेश में वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, वो लक्ष्य एक ही शर्त पे हासिल नहीं होगा कि मायावती अलग चुनाव लड़े। अगर मायावती ने अलग चुनाव लड़ा तो वो लक्ष्य हासिल नहीं होगा और उसका सारा लाभ भाजपा को मिलेगा। जैसे ही मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़ती हैं किसी न किसी रूप में, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां वहां बहुत बढ़ जाएंगी। और ये भी मुझे लगता है क्या कहना सही होगा कि जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में वो असल में आगे विपक्ष का चेहरा कौन होगा उसकी लड़ाई ज्यादा है मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच में। अखिलेश नहीं चाहते मैं कि नहीं पोडियम समझता कि चेहरे अभी इस चेहरे की उन्हें जरूरत है। देखिए, अगर चेहरे की शर्त लगाई जाएगी तो फिर ये पूरा इंडिया गठबंधन बहुत सांसत में फंस जाएगा। अभी तो सीधे सीधे देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा समर्थन आधार है, सामाजिक आधार है, और उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके पास कितना बड़ा सामाजिक आधार है। अगर मायावती उनके साथ नहीं जुड़ती हैं तो फिर बीच में रहती हैं मायावती, ना इधर जाती हैं ना उधर जाती हैं, तो भाजपा का सामाजिक आधार इंडिया गठबंधन के सामाजिक आधार से बड़ा दिखाई पड़ेगा और वो बहुत आसानी के साथ इसको परास्त कर देगा। यहां तक कि मायावती का सामाजिक आधार भी घूम फिर के उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जुड़ जाएगा व्यवहारिक रूप से। सैद्धांतिक रूप से भले ही कहा जाता रहे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये होगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर भाजपा के पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जीतें होंगी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम अगले कार्यक्रम में यानी कल के दिन फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।